एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस एंड थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। ये ईवीएस का एक चैप्टर है, लेसन 1 है। एंड अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दो, मैं ज़रूर वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। बाकी कुछ वीडियोज़ भी मेरे चैनल पे है, यू कैन चेक इट आउट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सबसे पहले हम इसमें एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, उसका मतलब समझेंगे, जो कि है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को जब हम दो वर्ड्स में डिवाइड करते हैं तो एक बनता है बायो और दूसरा होता है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी किन चीज़ों में है? बायो मतलब हमारा पूरा एनवायरनमेंट, ठीक है, और अर्थ पे जो एनवायरनमेंट है। डाइवर्सिटी मतलब उस अर्थ पे जितने वेरिएशंस हैं, जितनी डाइवर्सिटी है हर एक एनिमल की, एक ह्यूमन बीइंग की, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, इन सब की। तो जब ये एक अर्थ पे इतनी सारी लाइफ्स मतलब जैसे कि फंगाई, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब सब साथ में आते हैं, एक अर्थ पे रहते हैं, साथ में डाइवर्स कल्चर में रहते हैं, उन्हें बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, तब उसे बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही होता है वैरायटी ऑफ लाइफ जो अर्थ पे रह रही हो। एरे ऑफ प्लांट्स, फंगाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये सब क्या हैं? ये सब डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ठीक है। ये सब डिफरेंट स्पीशीज़ है, फिर भी ये साथ में एक अर्थ पे रहती है, और जब ये साथ में रहते हैं तो इन्हें बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। बायोडाइवर्सिटी एक फंडामेंटल वैल्यू है ह्यूमन को, एंड हमारी एग्जिस्टेंस इससे बहुत लिंक्ड है, डाइवर्सिटी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। क्यों? अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफ़िल करने के लिए, अपने सस्टेनेंस के लिए। और दूसरे हाथ पे बायोडाइवर्सिटी पे हम इसलिए भी डिपेंडेंट है क्योंकि वो हमें इकोनॉमिक वेलबींग देती है, एनवायरमेंटल वेलबींग देती है, एंड कल्चरल वेलबींग देती है। अब इसका मतलब कैसे होता है? तो ये बात समझो कि बायोडाइवर्सिटी में जैसे क्या है, अगर बोले बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करने के लिए, एवरीडे सस्टेनेंस के लिए, तो अगर हम बोलें कि वाटर एक चीज़ है और दूसरी चीज़ है वुड, तो जो फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, अगर हम अर्बन जगह पे भी रहते हैं तो वहाँ पर भी वुड से जो पेपर बनते हैं वो हमें यूज़फुल है, ठीक है। पानी हमें जो आता है वो यूज़फुल है। तो हम अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? नहीं रह पाएंगे ना। तो इसलिए हम बायोडाइवर्सिटी में फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। वैसे ही वाइल ऑन द अदर हैंड हम डिपेंडेंट है इकोनॉमिक और कल्चरल एंड एनवायरमेंटल बीइंग से। अगर हम फॉरेस्ट का एग्जांपल लें तो उससे हमें वुड मिल रही है, मेडिसिन मिल रही है, ठीक है, वुड से पेपर बन रहा है, जो भी बन रहा है, तो वुड के लिए, मेडिसिन के लिए, ये तो हमारी अगर समझो एक बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए हो तो गया। सस्टेनेंस के लिए तो हमें इस पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, पर हम इसे और डिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं? इसके ऊपर और कैसे डिपेंडेंट हो सकते हैं? हम इसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं जब हम इसे बेचना शुरू कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। और एनवायरनमेंट में भी, एनवायरमेंटल वेलबींग के लिए भी फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल वेलबींग के लिए हम बोलते हैं ना कि डिफॉरेस्टेशन मत करो, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें कल्चरल के लिए, तो फॉरेस्ट, कहीं ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी हम वर्शिप करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कल्चरल वेलबींग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी, जिसका पार्ट एक फॉरेस्ट हो गया। ऐसे ही लाखों एग्जाम्पल हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें, अगर हम बायोडाइवर्सिटी में एनिमल्स की भी बात करें तो एक एक चीज़ लेके बात करते हैं। सबसे पहले इसने बोला बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए। अगर हम ले लें कि हमें दूध चाहिए, तो एनिमल मिल्क भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, हमारा बेसिक नेसेसिटी फुलफ़िल हो रहा है, हमें दूध पीना होता है वो फुलफ़िल हो रहा है, हमारा सस्टेनेंस के लिए फुलफ़िल हो रहा है। काफ़ी लोग इसको नॉन वेज भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, चिकन कंज्यूम करते हैं, फ़िश कंज्यूम करते हैं, ये भी एनिमल्स है। ये एनिमल्स किसका पार्ट है? बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। तो जिसको नॉन वेज की भूख रहती है वो, उसका एवरीडे सस्टेनेंस हो रहा है। ऐसे ही है, अगर हमें एग्स ना मिलें तो वो कैसे सस्टेन करेगा? ये हमारी खुद की बेसिक नीड्स हो गई। और दूसरा, अगर हम बात करें इकोनॉमिक, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल वेलबींग का, तो इकोनॉमिक सोचो, जो लोग बाहर मीट की शॉप खोल के बैठे हैं, या जो लोग दूध बेचते हैं, जो लोग घी बेचते हैं, बटर बेचते हैं, उनका क्या होगा अगर एनिमल्स बायोडाइवर्सिटी में नहीं होंगे, ठीक है। अगर एनवायरमेंटल वेलबींग की बात करते हैं तो एनिमल्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स भी एक, जितना हम रहते हैं, जितने ह्यूमन बींग्स रहते हैं इस अर्थ पे, उतना ही हक एनिमल्स का भी है रहने का, वो भी इम्पॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए। और दूसरा कल्चरल, बहुत लोग बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनी इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बैकबोन
फॉर इकोसिस्टम टू थ्राइव एंड फंक्शन एफिशिएंटली। अब इसके 3 कंपोनेंट्स बताए हैं, 3 लेवल्स बताए हैं, या टाइप्स भी बोल सकते हो। सबसे पहला है जीन्स, देन है स्पीशीज़ एंड देन है इकोसिस्टम। जीन्स जो है जेनेटिक वेरिएशन होता है, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन होता है बायोडाइवर्सिटी में। जेनेटिक वेरिएशन की वजह से ही हर एक इंसान अलग दिखता है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो बिल्कुल सेम टू सेम दिखता है। हाँ, ट्विंस अलग बात है, बट मतलब उसके कि उनमें एक ही जीन्स है, बट वैसे अगर हम एक इंसान को देखें तो जेनेटिक वेरिएशन रहता है, तभी बायोडाइवर्सिटी में हर एक चीज़ अलग है, ठीक है। देन स्पीशीज़ है, हर एक स्पीशीज़ आपको मिलेगा, कोई टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहता है, कोई पानी में रहता है, हर एक का स्पीशी अलग है। देन इकोसिस्टम में, हर एक इकोसिस्टम में, इकोलॉजिकल सिस्टम में एक लिविंग बीइंग होगा, एक नॉन लिविंग बीइंग होगा। तो इस इकोसिस्टम में हर कोई साथ रह रहा है, कलेक्टिवली रह रहा है, और जब ये कलेक्टिवली रह रहे हैं तब इसे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बोला जाता है। All 3 components provide humans with a wide range of goods and services which together constitute the value of biodiversity. Their greatest wealth is contained within forests, wetlands, grasslands, mountains, fresh water and marine habitats. Then unfortunately this very biological diversity is threatened. अब यहाँ पे हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर थ्रेट कैसा है, क्यों? क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसलिए थ्रेटेंड होती है, इसका डर क्या मंडरा रहा होता है के ऊपर कि ये एक्सटेंड हो जाएगा, ये नो लॉन्गर रहेगा, ठीक है, मतलब रह नहीं पाएगा ज़्यादा टाइम तक, ड्यू टू अनरेगुलेटेड एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। और इसके एक्सटिंक्शन में किसका हाथ है? अनरेगुलेटेड एक्सप्लॉयटेशंस बाय ह्यूमन। जो ह्यूमंस बायोलॉजी में, कुछ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में अपना कुछ ऐसा छेड़छाड़ कर रहे हैं जिसकी वजह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे एक थ्रेट आ रहा है एक्सटिंक्शन का। द थ्रेट ऑफ अ 6th मास एक्सटिंक्शन सीम्स अ रियलिटी दैट इज ड्रिवन मेनली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हो जाएगी? डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जहाँ थाउजेंड ऑफ प्रेडेशन, fragmentation, over harvesting and over consumption, poaching, animal trade, human wildlife conflict and invasive species are the major threats. कैसे कैसे अगर लॉस होगा बायोडाइवर्सिटी का तो हमारे ऊपर भी बहुत कॉन्सिक्वेंसेस फॉर्म होंगे, हमारे सर्वाइवल पे भी। आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू क्या है? ये हमने वही सब समझा कि अगर हम एनिमल की बात करते हैं, ऊपर हमने फॉरेस्ट की भी बात करी थी, तो इससे हमें फ़ायदा हर एक चीज़ में, हमारे तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करेंगे तो ये दोनों ही फ़ायदे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारा ये तो ख़राब होगा ही होगा बायोडाइवर्सिटी, साथ में हमारा सर्वाइवल, ह्यूमन बीइंग्स का सर्वाइवल भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये इसकी वैल्यू बहुत है बायोडाइवर्सिटी की। अब किन वेज़ में है, आपको कैसे लिखना है, ये हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले, द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। वैल्यू को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? एक है डायरेक्ट वैल्यू और दूसरी है इनडायरेक्ट वैल्यू। डायरेक्ट वैल्यूज़ एंड इनडायरेक्ट वैल्यूज़। डायरेक्ट वैल्यूज़ में मतलब जो डायरेक्टली हमें सर्विस प्रोवाइड हो रही है बाय बायोडाइवर्सिटी, जो हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड हो रहे हैं बाय बायोडाइवर्सिटी। डायरेक्ट वैल्यूज़ वो बेनिफिट्स है जिससे हम अपने गुड्स ले पा रहे हैं प्रोवाइडेड बाय बायोडाइवर्सिटी। कैसे कैसे गुड्स? अगर फॉरेस्ट की बात कर लो, ठीक है, एनिमल की बात कर लो, एनिमल से क्या क्या मिल रहा है? हमें मिल रही है वूल, हमें मिल रही है सिल्क। फॉरेस्ट से क्या क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है मेडिसन, हमें मिल रहा है वुड, और क्या क्या मिल रहा है? रबर, ये सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू क्या है? डायरेक्ट वैल्यू है। ये सारे गुड्स ही हैं जो हमें प्रोवाइड होते हैं बाय बायोडाइवर्सिटी। ने यहाँ बोला कि बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं हमें ऑब्टेन थ्रू गुड्स प्रोवाइडेड बाय बायोडाइवर्सिटी। ऐसे क्या क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे कि खाना मिल रहा है हमें, ठीक है, हम पेड़ से तोड़कर फ्रूट्स खा लेते हैं। देन टिम्बर मिल रहा है, फ्यूल वुड मिल रहा है, मेडिसिन्स मिल रही हैं, लिनन मिल रहा है, वूल मिल रही है। ये सारे गुड्स कैन बी यूज बाय ह्यूमंस फॉर देयर ओन कंजप्टिव नीड्स। इससे किसी और का फ़ायदा नहीं हो रहा। ह्यूमंस बायोडाइवर्सिटी से गुड्स ले रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, एंड इससे किसका फ़ायदा हो रहा है? ह्यूमंस का ही फ़ायदा हो रहा है। किन किन केस में? कि इनकी बेसिक नेसेसिटी पूरी हो रही है, इनका सर्वाइवल पूरा हो रहा है, और क्या इनकी इकोलॉजी पे इकोनॉमिक चीज़ें पूरी हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, और भी बहुत सी कल्चरल थी, इकोलॉजी थी। तो
these goods can be used by humans for their own consumptive needs as well as for generation of revenue. जो मैंने बोला economic growth, तो ये क्या है, generation of revenue. Then next through trade and research. अब इसमें indirect value की बात करते हैं. Indirect value वो benefits हैं which correspond to the services obtained from biodiversity and which is of much significance to society at large rather than to individuals or corporates. Example क्या है, pollination by bees, maintenance of water and oxygen cycles, plantations, decomposition of dead material by bacterial and fungi, worshipping various animals, plants, sacred groves, aesthetic beauty of fauna and flora, etc. तो अब इसमें देखो indirect value कैसे बोली है. इनडायरेक्ट वैल्यूज़ में सबसे पहले सारे प्रोसेसेस आते हैं. ठीक है, सारे प्रोसेसेस आते हैं जो हम डेली लाइफ पे नोटिस नहीं कर पाते, बट ये लॉन्ग रन में ये सारे प्रोसेसेस बायोडाइवर्सिटी को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं. और जब जब बायोडाइवर्सिटी का फ़ायदा होगा तब तब ह्यूमंस का भी फ़ायदा होगा. ठीक है, और जब बायोडाइवर्सिटी डिग्रेड होगी तब तब ह्यूमंस का सर्वाइवल भी डिग्रेड होगा, खतरे में आएगा. तो ये सारे इनडायरेक्ट वैल्यूज़ वो वाले वैल्यूज़ हैं, वो वाले प्रोसेसेस हैं जिसमें लॉन्ग रन में ह्यूमंस का फ़ायदा होता है. ठीक है, इनडायरेक्ट वैल्यू वो बेनिफिट्स हैं. सॉरी, मैं इसको इरेज कर देती हूँ एक बार. इनडायरेक्ट वैल्यूज़ वो बेनिफिट्स हैं जो सर्विसेज को कॉरस्पॉन्ड करते हैं, वो सर्विसेज जो कि ऑब्टेन्ड होती है फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी एंड विच इज़ ऑफ मच सिग्निफिकेंस टू सोसाइटी एट लार्जर दैन टू इंडिविजुअल और कॉरपोरेट. फॉर एग्जाम्पल समझो मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन साइकिल्स. अगर इनडायरेक्ट वैल्यूज़ वो वैल्यू होती हैं जिसमें बायोडाइवर्सिटी के बेनिफिट्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स विदाउट बीइंग डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस. ये सारे जो फ़ायदे हैं इन सब के, पॉलिनेशन बाय बीज के फ़ायदे, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन साइकिल्स बाय प्लांट्स, ये डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहा ह्यूमन, एक इंडिविजुअल नहीं कंज्यूम कर रहा, बट एज अ सोसाइटी पूरे लोग कंज्यूम करते हैं. ये सारे बेनिफिट्स को बोला जाता है इकोसिस्टम सर्विसेज एंड ये एसेंशियल है फॉर सपोर्टिंग लाइफ एंड मेंटेनिंग एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी. अब अगर अच्छी बारिश हो रही हो हर जगह, ठीक है, और अच्छा मौसम हो रहा हो, गर्मी ना हो, तो इसमें से हर एक सोसाइटी का फ़ायदा, और वो क्लाइमेट रेगुलेशन की वजह से हो रहा है. क्लाइमेट रेगुलेट कौन कर रहा है? वो इंसान. मतलब ऐसे नहीं कि उसने कोई बटन कर दिया ऑन तो क्लाइमेट रेगुलेट हो रहा है, ऐसा नहीं है. ये बायोडाइवर्सिटी खुद अपने आप को रेगुलेट कर रही है अगर वो सही कंडीशन में रह रही है तब. ठीक है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही तब. अब बायोडाइवर्सिटी जैसे वेरियस बहुत से एसेंशियल प्रोसेसेस होते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन होती है, सॉइल फॉर्मेशन हो रही है. अगर यही सॉइल डिग्रेड हो रही है तो क्या होगा? फ्लड्स आएंगी. तो इकोसिस्टम भी अपने आप को अगर अच्छे से चलाता रहता है तब ह्यूमंस का फ़ायदा होता है. मैंने आपको बताया कि अगर ये बात याद रखो, एक सेकेंड, ये बात याद रखो कि अगर बायोडाइवर्सिटी को कोई हार्म होगा तो ह्यूमंस को भी डायरेक्ट हार्म होगा. ठीक है, और अगर बायोडाइवर्सिटी को कोई हार्म ना होके बेनिफिट्स हो रहे होंगे तो ह्यूमंस को भी डायरेक्ट बेनिफिट होगा. और वी कम टू कंजप्टिव वैल्यू. इसका सबसे पहले देखो कंज्यूम करना. ठीक है, कंज्यूम करना. कंजप्टिव वैल्यू उन टैंजिबल रिसोर्सेज को रेफ़र करती है जो कि बायोडाइवर्सिटी से ओन होते हैं और ह्यूमन सस्टेनेंस के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनके डे टू डे एक्टिविटी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, बाकी इनकी नेसेसिटीज़ के लिए. तो टैंजिबल रिसोर्स बायोडाइवर्सिटी के वो ऐसे रिसोर्स होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें छुआ जा सके, टच किया जाए और फिज़िकल एक फॉर्म हो इन सब चीज़ों की. ये ह्यूमन एक्सट्रैक्ट करता है, यूटिलाइज़ करता है नेचुरल वर्ल्ड से. अब आप एक नेचुरल वर्ल्ड में हो तो यहाँ अगर पेड़ लगा हुआ है और उसके ऊपर फ्रूट्स लगे हुए हैं, फ्रूट्स को ऑब्टेन कर रहे हो आप फ्रॉम नेचुरल वर्ल्ड, तो ये फ्रूट्स क्या हैं? ये भी एक टैंजिबल रिसोर्स है. ठीक है, तो इसमें फूड आता है, पानी आता है, टिम्बर आता है, मिनरल आते हैं और बहुत से रॉ मटेरियल्स भी होते हैं. ये एक इकोनॉमिक वैल्यू को रेफ़र करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम द जिसको ऑब्टेन कहाँ से किया गया? अर्थ से. और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए क्रूशल हैं, डेवलपमेंट के लिए क्रूशल हैं. अगर यही इसमें जैसे बात करिए कि सच रिसोर्सेज इंक्लूड वेरियस काइंड ऑफ एडिबल आइटम्स जैसे कि फ्रूट्स, बेरीज, मीट्स, मेडिसिनल प्लांट, फायरवुड, टिम्बर, वुल, लिनन. तो फूड में यही ऐसा आ गया कि मतलब फ़िश हो गई एनिमल से,
और चिकन हो गया, क्रॉप्स हो गए जो हम उगा रहे हैं, वो भी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। पानी, तो पानी कहाँ से आ जाता है? लेक से आ जाता है, फ्रेश वाटर होते हैं सोर्सेज, उनसे आ जाता है। ये भी ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल है, पीने के लिए, नहाने के लिए, काम करने के लिए। वुड मिल जाती है, वुड पेड़ से मिल जाती है, उससे फर्नीचर बन जाता है, कंस्ट्रक्शन के लिए बेनिफिशियल हैं। रॉ मटेरियल्स हैं सारे, वो बेनिफिशियल हैं। अगर मेडिसिन की बात करें तो पेड़ से मिल जाता है। फिर ये वूल, लिनन कहाँ से मिल जाता है? एनिमल से मिल जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे टेंजिबल रिसोर्सेज हैं जो हमारे डेली सस्टेनेंस के लिए भी बेनिफिशियल हैं। बात करते हैं इकोनॉमिक प्रोडक्टिव वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंप्राइजेज ऑफ ऑल टेंजिबल रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड फॉर मार्केट पर्पस। अब टेंजिबल रिसोर्सेज में यही टेंजिबल रिसोर्सेज मैंने आपको बताए। तो इधर देखो, कंजप्टिव वैल्यू में क्या हो रहा था? कंजप्टिव वैल्यू एंड इकोनॉमिक वैल्यू। अब यहाँ पे अगर हमने फ्रूट तोड़ के खाया तो हम उसको खा गए, एक ह्यूमन ने उसे कंज्यूम कर लिया। पर यहाँ इकोनॉमिक वैल्यू में क्या है? वो फ्रूट तोड़ेगा और उसे कंज्यूम नहीं करेगा, बल्कि उसे बेच देगा, सेल कर देगा। तो ये एक इकोनॉमिक वैल्यू का प्रोडक्ट हो गया। ये टेंजिबल रिसोर्सेज यहाँ बिक गए और यहाँ खाए गए बाय ह्यूमन। तो जो टेंजिबल रिसोर्सेज मार्केट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं उन्हें इकोनॉमिक वैल्यू कहते हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर सोल्ड फॉर प्रॉफिट वैल्यू। अब इससे एटलीस्ट इस कंजप्टिव वैल्यू से तो ह्यूमन ने खाया, इसे फ्रूट फ्री में मिला था और ये फ्री में खा गया, इसके कोई पैसे नहीं लगे, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, कुछ नहीं हुआ। बट ये इकोनॉमिक वैल्यू में फ्रूट इसने तोड़ के खाया, फ्री में मिला और एटलीस्ट 20 रुपये का बेच दिया। ठीक है, तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ एंड हेल्प इन जनरेटिंग रेवेन्यू। ऐसे ही ये 10 दिन बेचता गया, उसके पास 200 रुपये हो गए। ठीक है, फॉर इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रीज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें यही, अगर फ्रूट एक बंदा बेच रहा था, अब वो 2 बंदे और लगा दे कि तुम मार्केट में जाके इसे बेचो, एक ठेला लगाओ, तो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। ठीक है, अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक फूड इंडस्ट्री, किसी ने इंडस्ट्री खोल ली सीधा। अगर वूल की बात करें तो वूल इंडस्ट्री हो गई, या टिम्बर इंडस्ट्री हो गई, कुछ भी ऐसा हो गया। तो वुड इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये सब डिपेंडेंट है ऑन द प्रोडक्ट्स। अब अगर फ्रूट वाले भाई को, ठेले वाले भाई को फ्रूट ही नहीं मिला डायरेक्ट, बायोडाइवर्सिटी ने बोल दिया कि मैं फ्रूट प्रोवाइड नहीं करूँगा कल से, ये फ्रूट है ही नहीं, इसको भूल जाओ, ये फ्रूट है ही नहीं, तो सेल कहाँ से करोगे? नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे लोग, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो हमें बहुत थैंकफुल होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी हमें ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, ताकि हम इसे बेच पा रहे हैं और अपना गुजारा कर पा रहे हैं। ठीक है, देन एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक टस्क, सिल्क, वूल, मस्क, फर, लैक, हनी आर ऑल ट्रेडेड इन द मार्केट। इन्हें ट्रेड किया जाता है मार्केट में। साइंटिस्ट एंड रिसर्च प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन यूटिलाइजिंग द इकोनॉमिक वैल्यू of biodiversity as they manipulate genes of wild variety of plant and animal. अब important area of research that is emerging is bioprospecting. Bioprospecting क्या है? Defined as systematic and organized search for useful product derived from microorganism, plants and animals which can be further developed for commercialization and the overall benefit of society. आता है bioprospecting. ये क्या है? Defined as systematic and organized search for useful products derived from microorganism, plants and animals which can be further developed from commercialization and overall benefits of society. अब इसमें यही है, उन प्रोडक्ट्स की सर्च करना, ऐसे कोई नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करना जो कि कहाँ से डिराइव हो सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, प्लांट्स से, एनिमल से, जिन्हें अभी तक मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, पर ये डिराइव्ड हो सकते हैं फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इनको फर्दर डेवलप किया जा सकता है कि इन्हें भी हम बेचें, इनसे भी पैसा कमाएं। इन दिस रिस्पेक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज गैदर्ड बाय लोकल कम्युनिटीज एंड पीपल हु हैव बीन लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज एंड वाइल्ड हैबिटेट्स फॉर सेंचुरी ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल। देयर नॉलेज इज ऑफ इमेंस वैल्यू। आगे चलते हैं इकोलॉजिकल वैल्यू। इकोलॉजिकल वैल्यू क्या है? अंडररेटेड वैल्यू है बायोडाइवर्सिटी की, रिलेटेड टू द इकोलॉजिकल सर्विसेज दैट इट प्रोवाइड्स। इन्हें रेफर किया जाता है वेरियस प्रोसेसेस occurring in an ecosystem that is being contributed, maintained and regulated by bio। एथिकल वैल्यूज़ में ह्यूमन राइट्स भी आते हैं। इसमें बात करी जा रही है इंडिजीनियस ट्राइब्स की, लोकल कम्युनिटीज़ की। तो ये जो इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, ये फॉरेस्ट एरियाज़ के पास रह रही हैं और ये एक्सप्लॉयटेशन फेस करते हैं, इनजस्टिस फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो रिसोर्स है, जिनसे ये अपने बेसिक नेसेसिटीज़ का ध्यान रखते हैं, सर्वाइवल का ध्यान रखते हैं, इसे एक्सप्लॉयट कर रहे हैं ह्यूमन्स।
दूसरे ह्यूमंस, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं रह रहे होते। ये इंडिजिनस पीपल एक्सप्लॉयटेशन फेस करते हैं, इनजस्टिस फेल करते हैं जब इनका जो फॉरेस्ट एरिया है उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में सुना होगा ना कि काफ़ी लोग फॉरेस्ट को काट डालते हैं और वो जो लोग होते हैं वहाँ जो रह रहे होते हैं उन्हें डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ता है जब वो वहाँ पे। एथिकल वैल्यूज़ में ह्यूमन राइट्स भी आता है और एथिकल वैल्यूज़ में बात होती है इंडिजिनस ट्राइब्स की और लोकल कम्युनिटीज़ की। इन्हें एक्सप्लॉयटेशन फेस करना होता है, इनजस्टिस फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट एरियाज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ड्यू टू एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, एनिमल पोचिंग, कमर्शियल फॉरेस्ट्री, पॉल्यूशन एंड माइनिंग। अब जब इनके घर जो है फॉरेस्ट के पास है और फॉरेस्ट को काट दिया जाता है तो इनको डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ता है, इनका घर भी टूट जाता है तो इनके पास रहने की जगह नहीं होती। ऐसे ही अगर एनिमल पोचिंग की बात करें, कमर्शियल फॉरेस्ट्री की बात, पॉल्यूशन, माइनिंग, इन सब की बात करें तो सारे के सारे कॉन्सिक्वेंस किन्हें फेस करने पड़ते हैं? इंडिजिनस ट्राइब्स को और लोकल कम्युनिटीज़ को। इन्हें कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया जाता जब ये इनके लैंड को यूज़ किया जाता है, कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स भी नहीं जनरेट होते हैं एंड इनके साथ बहुत बुरा होता है। मैनी ऑफ दीज पीपल आर नॉट अलाउड एनी काइंड ऑफ ओनरशिप टू देयर एंसेस्ट्रल लैंड। अब जिस लैंड पे ये एक्ट को, इनके ट्रेडिशंस को, नॉलेज को वैल्यू किया जाए। देन आगे चलते हैं सैक्रेड ग्रोव्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। तो इसमें द वर्शिप ऑफ मदर अर्थ इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिना। बहुत कल्चर्स में अक्रॉस द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन इंडिया जहाँ पे हार्मनी में रहा जाता है एंड वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ दिस क्लोज एसोसिएशन हैज़ बीन the protection and preservation of biodiversity as discussed above in the social value subsection. Sacred groves are patches of land जो मेनली फॉरेस्ट एरियाज़ में होते हैं, हैविंग रिच बायोडाइवर्सिटी, जिसे प्रोटेक्ट किया जाता है बाय लोकल पीपल फॉर सेंचुरीज एज पार्ट ऑफ देयर कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ। इन्हें अपने बहुत कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ होते हैं, इसलिए ही ये बायोडाइवर्सिटी का जो पार्ट है क्या है, पैचेज ऑफ लैंड जिसे सैक्रेड ऑफ ग्रोव्स बोलते हैं, इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है बाय लोकल पीपल एंड वहाँ रहने वाले सब। सच बिलीव्स कैन टेक द फॉर्म ऑफ टैबूज और एज अ मार्क ऑफ रेफरेंस टू deities believed to be residing in these forest patches. As a result, sacred groves have been zealously protected and maintained by the indigenous communities for centuries. ये एरियाज़ को कंसीडर किया जाता है रेजर्वोयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड नंबर ऑफ न्यू स्पीशीज़ हैव बीन डिस्कवर्ड इन दिस ग्रोव। बहुत से इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी प्रोटेक्टेड रहते हैं इन जगहों पर। बहुत मेडिसिनल प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है दीज एरियाज दैट आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वाइल्ड। देयर आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ सीक्रेट पॉन्ड्स, ठीक है, अटैच टू टेम्पल्स, जहाँ से फ्रेश वाटर मिलता है और बहुत स्पीशीज़ रहते हैं, टर्टल्स के, लिजर्ड्स के, स्नेक्स के, इंसेक्ट्स के, एम्फीबियंस के, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ लेना, मंगर बनी सैक्रेड ग्रोव इन दिल्ली एनसीआर, और भी बहुत है। हिमाचल प्रदेश एंड द सैक्रेड ग्रोव इन हरियाली नियर गौचर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। ऐसे एक दो याद कर लेना एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे हमारा एक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का, थ्रेड्स टू बायोडाइवर्सिटी। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।